Now, in fact, Mr. D.P. Tripathi wanted to speak, but he has gone. No, gone. Eh? Gone. Okay. Then Sri Ramnath Thakur. All right. उपसभापति महोदय, आपने उत्तराखंड और अरुणाचल के राज्यपाल के किए कार्यों पर बोलने के लिए समय दिया। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उपसभापति महोदय, 70 वर्षों में इस सदन में राज्यपाल के संबंध में बहुत बहस हुए होंगे, लेकिन निर्णय क्या हुआ, उस पर अमल क्या हुआ, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। आज का जो दृश्य मैंने देखा, इस सदन के बारे में ये प्रचलित है कि विद्वानों का यह सदन है। वार्ता के बाद, चर्चा के बाद, संवाद के बाद कोई निर्णय होता है। आज देखने के बाद पता चला कि यहां कुछ सीखा नहीं जा सकता है, न समझा जा सकता है। जब मैं मैट्रिक का विद्यार्थी था, उसके पहले 6ठे, 7वें, 8वें में पढ़ाए जाते थे कि किस राज्य का कौन राज्यपाल है, उसका क्या नाम है, उसमें क्या खूबियां हैं। 1967 में बिहार राज्य में अनंत सेम अंगार 14 भाषा के विद्वान राज्यपाल थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल थे। उनके बारे में बहुत अच्छी उम्मीद, उनका निर्णय बहुत अच्छा था, शिक्षा प्रेमी थे, अच्छी बात बोलते थे। जनता की क्या उम्मीद है, जनता क्या चाहती है, कॉलेज के प्रोफेसरों को, शिक्षकों को बुलाकर उससे बातचीत करते थे, वहां का समस्या का निदान करते थे। लेकिन 1952 के बाद हमने जो देखा है, कांग्रेस पहले विद्वानों को राज्यपाल नियुक्त किया करते थे, लेकिन 67 में अनंत सेम अंगार के जाने के बाद नित्यानंद कानून को आए राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल बनने के लिए बने। उन्होंने क्या किया, बहुमत की सरकार को गिरा दिया और शोषित समाज दल को, उम्मीदवार को 48 घंटे के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। हम कहां जा रहे हैं, किस पर बहस कर रहे हैं, इस बहस के बाद क्या निर्णय होगा, जनता को क्या फल मिलेगा, राजनीतिक पार्टियों को क्या सीख मिलेगी, बुद्धिजीवियों को क्या समस्या का निदान का क्या रूपरेखा तैयार करेंगे। मैं मूल समस्याओं के बारे में इस सदन को बताना चाहता हूं। हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1967 में कहा था कि राज्यपाल की जरूरत नहीं है, राजभवन की जरूरत नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कहा था 1967 में कि राज्यपाल की जरूरत नहीं है, राजभवन की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? कांग्रेस, हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, श्रद्धेय प्रभात झा जी से सुनना चाहते थे। कांग्रेस में बहुत खराब काम किया, आपने भी तो पुनरावृत्ति कर दी। उत्तराखंड में और अरुणाचल में आपने कौन सा अच्छा काम किया?
चलनील सुपलन सूप के। आखिर हम चाहते क्या हैं? हमको क्या निर्णय करना है? आज के बहस के बाद जनता को क्या मैसेज देना है? हम चाहते हैं सर्वोच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का, राज्यपाल वालों के लिए जो निर्णय सुनाया गया है उस पर अमल होगा। सत्ता पक्ष के लोग अमल करेंगे। फिर उन राज्यपाल जो बने हुए हैं, उन राज्यपालों को क्या कठोर कार्रवाई, उन पर क्या कठोर कार्रवाई की जाएगी, इस पर मूल बिंदु पर बहस हो नहीं रहा है। हम एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं। हमने देखा था आंध्र प्रदेश एनटी रामाराव उस समय जाने थे, राज्यपाल ने उनको बहुमत रहते हुए हटा दिया था। दिल्ली आए थे, ट्रेन, स्पेशल ट्रेन से सब विधायकों को लेकर आए थे, पैरेड हुआ था। लेकिन बहस होगी, बहस चल रही है, निर्णय कुछ नहीं हो रहा है, अमल कुछ नहीं हो रहा है। और सदन में हम लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग उपहास के पात्र बनते जा रहे हैं। बहस का क्या होगा? बहस करने से क्या फायदा होगा? क्या उत्तराखंड के, प्लीज कंक्लूड, और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को, वहां के राज्यपालों को कोई सजा मिलेगी? यह उम्मीद रखें। उपसभापति महोदय, आपने घंटी बजा दी। प्लीज कंक्लूड, मेरे दिल में बहुत दर्द है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से दोनों दाएं और बाएं बाजू के बुद्धिजीवी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम बहुत पीड़ित हैं, हम बहुत छोटे हैं, हमारी पार्टी बहुत छोटी है। हमें आप सीख दो। already हमें आप exceeded your सीख time. दे। Already you are exceeded time. नजरें बता रही है तुम दूर जा रहे हो, नजरें बता रही है तुम दूर जा रहे हो, पर दिल ये कह रहा है तुम पास आ रहे हो। जज्बे 100 के शहादत से हमें क्या फायदा? हमने भी अपने सर को हाथों पर कर लिया है। आखिर आपसे कब तक डरूं मैं? कातले के मोहल्ले में घर कर लिया। हम चाहते हैं Yes, conclude, conclude, please conclude. Sir, please conclude. कि आज की बहस से कुछ निर्णय हो, अमल हो, और जनता के बीच में पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में जो भ्रम है वो दूर हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद। Thank you, thank you. Dilip Kumar, Tricky. Honorable Member Dilip Kumar. Veer Singh. माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं अपनी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में पिछले दिनों जो घटे घटनाक्रम से संबंधित जो अल्पकालिक चर्चा हो रही है उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, पिछले दिनों उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में जो भी हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। किस तरह धारा 356 का दुरुपयोग करके राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यह भी किसी से छिपा नहीं है। महोदय, यह घटना कोई नई नहीं है। जब केंद्र में किसी भी दल की सरकार बनती है तो वह चाहे ये हो या वो हो,
धारा 356 का दुरुपयोग करके राज्यपालों के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। महोदय, हमारे देश में ये परंपरा काफी पुरानी है। 1967 से जब क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ तो केंद्र में बनी सरकारों के द्वारा क्षेत्रीय पार्टियों पर दबाव बनाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको अपने प्रभाव में लेने के लिए केंद्र सरकार ने हमेशा दुरुपयोग किया है अपनी सत्ता का, अपनी ताकत का। और संवैधानिक जो परंपराएं हैं उनको तोड़कर क्षेत्रीय पार्टियों पर कुठाराघात किया है। महोदय, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन लगा और उसके बाद मान्य न्यायालय का जो निर्णय आया, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी उसका स्वागत करती है। महोदय, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने में केंद्र में रहा कोई भी दल पीछे नहीं रहा। इस राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद राज्यपाल का पद केंद्र सरकारों के लिए खिलौना बनकर रह गया है। परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का विचार था कि जब तक राज्य में सरकार बहुमत में है तब तक बर्खास्त की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत दूसरे दलों से संबंध राज्यपालों को मनमाने तरीके से हटाने और राजनीतिक हथियार के तौर पर उनका इस्तेमाल करने के मामले में भी सभी दल एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। महोदय, लोकतंत्र में शक्ति के विभाजन के साथ निगरानी और संतुलन बनाए रखने की जरूरत होती है। इसलिए राज्यपाल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। राजनीतिक दलों को सत्ता के केंद्रीकरण की स्थिति से बचना चाहिए, यही लोकतंत्र का तकाजा है। उधर राज्यपालों को भी समझना चाहिए कि जिस राज्य के वो राज्यपाल हैं उसके हित में काम करें। वे राज्यपाल हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं है। महोदय, केंद्र को चाहिए 356 का उपयोग पूरी संजीदगी से हो, सोच समझकर किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों को ठेस पहुंचेगी। परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने यहाँ तक कहा था कि संविधान के प्रावधान का मार्ग प्राय ही समझना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के मामले में पूर्व में जारी इन दिशा निर्देशों का पूरी तरह उल्लंघन हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ है वह हद से बढ़कर शर्मनाक है। जब राज्यपाल ने विधानसभा की तिथि 1 माह आगे बढ़ा दी थी तब स्पीकर ने विधानसभा सदन में ताला लगा दिया। उसके बाद विधानसभा का सत्र एक कम्युनिटी हॉल में हुआ और बाद की बैठक एक होटल में हुई। ऐसा हमारे देश में पूर्व में कभी किसी राज्य में नहीं हुआ। महोदय, भारतीय संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद 356 को संविधान में स्थान देते समय यह अपेक्षा की थी कि इसका अपवाद वाली स्थिति में ही प्रयोग किया जाएगा, लेकिन उनका यह उद्देश्य विफल ही रहा। स्वतंत्रता से लेकर अब तक इस अनुच्छेद का बारंबार प्रयोग किया गया। इससे अनुच्छेद का महत्व ही समाप्त हो गया है। इसका साधारण से साधारण परिस्थितियों में प्रयोग किया गया है। महोदय, राज्यों में बार बार राष्ट्रपति शासन लागू करने के कारण राजनीति की अस्थिरता को बढ़ावा मिला। अनेक राज्यों में अनेक बार मध्यावधि निर्वाचन कराए गए जिनमें भी किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण पुनः राज्यों में जोड़ तोड़ तथा दल बदल की राजनीति को प्रोत्साहन मिला है। महोदय, राष्ट्रपति शासन के प्रावधान की व्यापक स्तर पर आलोचना भी की गई तथा बस 1 मिनट और आलोचना भी की गई तथा संविधान से हटाने की भी मांग की गई, उठाई गई। अनेक क्षेत्रीय दलों द्वारा भी अनुच्छेद 356 को समाप्त करने की मांग की गई। महोदय, जो दल राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद 356 को विपक्ष में बैठते समय हटाने की मांग करते थे, उन्हें राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता प्राप्त करते ही इसके समर्थन में जोरदार तर्क दिए गए। भारतीय राजनीति का यह सबसे बड़ा विरोधाभास ही कहा जाएगा। महोदय, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करते समय भिन्न भिन्न मापदंडों का सहारा लिया गया। इससे काफी विकट समस्याओं का सामना करना पड़ा है। महोदय, कतिपय राजनीतिक दलों द्वारा
अनुच्छेद 356 को संविधान सहित समाप्त करने की मांग की जाती रही है। वे इसे संसदीय तथा संघीय व्यवस्था के लिए घातक मानते हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी तर्क है कि यह अनुच्छेद वर्तमान परिस्थितियों में असामाजिक तथा अप्रासंगिक हो गया है। महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी, ऑनरेबल मेंबर त्रिपाठी। थैंक यू वेरी मच मिस्टर वाइस चेयरमैन साहब। इस समय जो बहस अरुणाचल और उत्तराखंड के असंवैधानिक कार्रवाई पर हो रही है, उसमें ज़्यादा समय न लेते हुए, चूंकि वेंकैया जी ने भी बहुत बार कहा, प्रभात झा जी ने भी बहुत बार कहा, और बहस की शुरुआत करते हुए आनंद शर्मा जी ने वो बात कही। देखिए, उत्तराखंड के विषय में तो सरकार को अपने आप पराजय स्वीकार करनी पड़ी। ऐसा उदाहरण भी भारतीय राजनीति में नहीं है। और वहां जनता भी उत्तराखंड के लोकप्रिय चुने हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत का नेतृत्व फिर से स्थापित हो गया है और बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है, तो आपको उसका उत्तर बहुत जल्दी मिल जाएगा उस कार्रवाई का। जहां तक अरुणाचल प्रदेश की बात है, वो जो 331 पेज का जजमेंट जो 4 अप्रैल को दिया गया है, उसमें से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ 2 उद्धरण काफी है। सर्वसम्मत निर्णय है वो सर्वोच्च न्यायालय का, जिसमें उन्होंने क्या कहा है, इसे सरकार को गौर से सुनने की जरूरत है। ये बात न कांग्रेस पार्टी कह रही, न हम कह रहे हैं, न विपक्ष कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि एक्शन जो गवर्नर का था, और यहां मैं कोट कर रहा हूं उस जजमेंट को, इट इज लाइक थ्रैशिंग गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पैंकिंग ऑफ गवर्नेंस, अनकोट। ये उस जजमेंट से कह रहा हूं। उसी जजमेंट में गवर्नर के बारे में यह भी कहा गया है, जो बहुत ध्यान देने की बात है, फिर मैं उद्धृत कर रहा हूं, कोट, गवर्नर इज नॉट एन ओवरराइडिंग सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, अनकोट। अभी तक जो यहां तर्क चल रहा था माननीय वाइस चेयरमैन साहब, वो तर्क क्या है? इस तरफ के लोग कह रहे हैं कि आपने गलत किया, तो अगर हमने गलत किया तो क्या गलत किया? ये तर्क नहीं, ये कुतर्क है। पहली बात तो इसे समझने की जरूरत है। अभी तक सत्ता पक्ष के एक सदस्य को भी नहीं मैंने सुना जिसमें यह कहने की हिम्मत और साहस रहा हो कि हमारे राज्यपालों की कार्रवाई सही थी। यह किसी ने नहीं कहा। यह आश्चर्य की बात है। कह क्या रहे हैं कि आपने इतनी बार 356 का प्रयोग दुरुपयोग किया। यह तो इतिहास सिद्ध बात है कि पंडित जवाहरलाल जैसे इतने बड़े प्रधानमंत्री और देश के स्वतंत्रता संग्राम के नेता की सबसे बड़ी पहली राजनीतिक भूल थी ईएमएस नंबूदिरी सरकार को सत्ता से हटाना और धारा 356 को लागू करना। यह बात इतिहास मान चुका है। कांग्रेस को भी मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। एक बात यहां बहुत हुई है जिसका जिक्र करना मैं थोड़ा जरूरी समझता हूं, क्योंकि यह प्रश्न आपसे कांग्रेस के मेरे मित्र नहीं पूछ सकते। नीरज शेखर यहां हैं कि नहीं पता नहीं, वो पूछ सकते हैं और लोग पूछ सकते हैं। क्योंकि बड़ी विनम्रता से ये बात कह रहा हूं, बहुत दुख के साथ आपसे सवाल भी पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि इमरजेंसी के खिलाफ मैंने भी संघर्ष किया है। 4 महीने से ज्यादा भूमिगत रहे, 14 महीने जेल में रहे। और अपनी प्रशंसा तो नहीं करता, लेकिन इमरजेंसी पर कोई पुस्तक नहीं है जो मेरे बगैर लिखी गई हो। अभी नई वाली कुमी कपूर की आई है, उसको भी पढ़ लीजिए। लेकिन एक बात मैं आज बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, जो 4 वर्षों तक मैंने आपसे नहीं कही, कि वेंकैया जी ने, प्रभात झा ने, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने आपातकाल का जिक्र किया। आपातकाल के उस महान लोकतांत्रिक संघर्ष का सबसे बड़ा अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कैसे किया है आपने, इसको सुन लीजिए, जिसका जवाब आपके पास नहीं है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, जिस सरकार में माननीय अटल जी आडवाणी जी मंत्री थे, जनता पार्टी की सरकार, उसने जो शाह कमीशन बनाया था, उसके अनुसार इमरजेंसी के 2 सबसे बड़े कुख्यात अपराधियों के आपने सिर्फ अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाया, उनको मंत्री बनाया। इस सरकार में भी एक मंत्री है, वो शाह कमीशन की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। ये नैतिक काम करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के संघर्ष की बात करती थी,
बड़े दुख के साथ कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे गीदड़ शास्त्रीय संगीत पढ़ रहा हो या कोई निगम बोध घाट में शादी का उत्सव कर रहा। तो इसलिए आपातकाल की बात तो जरा करते समय आप इस पक्ष को देख लीजिए, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी वो आपने क्यों किया। और आखिर में अपनी बात, चूंकि मैं समय का हमेशा पालन करता हूं तो कर लेता हूं, और छोटी पार्टियों को तो कोई समय मिलता नहीं, कहीं 3 मिनट में 2 मिनट में घंटी बजा दें। और वो आखिरी में खत्म जिससे कर रहा हूं, जिस पर ध्यान देना भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया है। क्योंकि जो कुछ आपने उत्तराखंड और अरुणाचल में किया वो सत्ता की अनियंत्रित भूख को प्रकट करता है और कुछ नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं थी आपको करने की। अगर आप इतिहास को देखेंगे तो इस तरह की दुर्लभ राजनीतिक मूर्खता का उदाहरण मैंने कहीं नहीं देखा जो आपने इन दोनों प्रदेशों में किया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए अपनी बात को मैं समाप्त कर देता हूं बहुत जल्दी अटल जी की 4 पंक्तियों से। ये पुस्तक भी लाया हूं जिसका ध्यान रखिएगा। निर्दोष रक्त से सनी राजगद्दी, निर्दोष रक्त से सनी राजगद्दी, उनकी कविता है सत्ता, उसकी ये पंक्तियां। निर्दोष रक्त से सनी राजगद्दी शमशान की धूल से भी गिरी होती है, सत्ता की अनियंत्रित भूख रक्त पिपासा से भी बुरी होती है। धन्यवाद। थैंक यू विजय साई रेड्डी। Honorable Vice Chairman, sir, we have now seen in the House the allegations and counter-allegations resulted in altercation between the ruling party and the main opposition party. Sir, whichever party is mandated, when it is mandated to sit left to your left side to you in the opposition benches, they always postulate and propagate the values that are required to be enshrined in the Constitution and probity in the public life. The minute they get an opportunity and come to the right side, they exactly do the opposite of that, and contrary to what they say when they sit next left to you, left to your side. Sir, the real concern should be whether we are in the opposition or in the ruling side. The fact of the matter is, the only parties which are sandwiched between this ruling dispensation and then opposition is the parties which are sitting in front of you in the middle of the house. Sir, the real concern should be what is that we do here, and what should be the real concern when we are sitting in the parliament and make the laws. That is what the most important thing, sir. When we make the laws here in the parliament, we make the laws with noble intent and the best intention, and obviously the laws what we make here should be followed in their letter and spirit. Sir, both the houses of the parliament passed an anti-defection law by way of 52nd constitutional amendment in 1985, adding 10th schedule to the Constitution of India with a noble intent of curbing the evil of political defections motivated by lure of office, which endangers the very foundation of the democracy. Not satisfied with the functioning of the 10th schedule, further the Constitution was amended again in 2003 and brought in 91st constitutional amendment. Thereafter, sir, what happened? As per the existing provisions, even a member who is elected on a particular political party, on the ticket of a political party, switches the sides or switches the loyalties to the other political party, he is bound to be disqualified. But what is really happening now
when a political party from which a member defects to the other political party files a petition under anti-defection law, sir, two more minutes, sir. Files a petition before the speaker. The point here is whether speakers of the respective assemblies before whom the petitions are being filed are capable of taking the right decisions at right point of time. This is the question, sir. To the best of my knowledge, majority of the cases where the disqualification petitions are filed before the speaker, and they are all speakers of the respective assemblies either overreacting or not reacting at all to the advantage of the ruling parties. This, either not reacting or overreacting depends upon the intentions of the political parties and whims and fancies of the political parties which are in power. Sir, this is precisely what happened in the case of Arunachal Pradesh as well as in Andhra Pradesh and Telangana also. I am highlighting that. Even in Telangana also it has happened the same thing. Sir, the Dinesh Goswami Committee, Law Commission and also Venkatachalaya Commission, all these commissions have unequivocally said, observed that the power to decide whether a particular member is to be disqualified or not should be vested with the President of India, and President of India should take the appropriate decision in consultation with the Election Commission. This is what the recommendations of the Election Commission said. Sir, why this agony? Why this angry? Because YSR Congress Party is the party which has been very badly affected because of the inaction of the Speaker of Andhra Pradesh, sir. 20 of our MLAs from YSR Congress Party have defected and openly joined in the glare of the public into the Telugu Desam Party, for which we have filed the disqualification petition, and no action till today, even after considerable lapse of time, has been taken by the Speaker of the Assembly, sir. Please conclude. Yes, sir. These are all the points which I would like to bring it to the notice of the August House, and appropriate decisions at an appropriate time may be taken by this August House in this regard. Thank you very much, sir. Thank you for the opportunity. Honorable Member Kapil Sibal. Mr. Vice Chairman, sir, first of all, I would thank you for giving me the opportunity to participate in this short duration discussion. I've been listening very carefully to the debate that has taken place this afternoon. And what I'm saddened by is the fact that on such an important debate, we would have expected that the Prime Minister should be here. Why President's rule was imposed in Uttarakhand? Why President's rule was imposed in Arunachal Pradesh? Will have to be answered and should be answered by the Prime Minister. और हम पीछे कुछ दिनों से देख रहे हैं, कल भी प्रधानमंत्री जी यहाँ नहीं थे। प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट तो जरूर आते हैं, लेकिन सदन में कभी नहीं आते। ये दुख की बात है। दूसरी बात ये है कि वही बता सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू क्यों हुआ था। गृह मंत्री तो यहां हैं नहीं, क्योंकि वो सार्क की मीटिंग में गए हुए हैं। तो अच्छा होता कि प्रधानमंत्री यहां होते। जब जब ऐसी बहस शुरू होती है तो आरोप लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में क्या किया। And quite frankly, if we start going into the unsavory facts which are hidden in the history books of this country, it will serve no purpose. क्योंकि जब हम आगे चलते हैं और आगे चलते चलते अगर हम पीछे देखेंगे तो निश्चित रूप से गिरेंगे। आज हमें इकट्ठा होकर आगे चलना और पीछे देखकर आगे नहीं चलना। 1975 में क्या हुआ, 76 में क्या हुआ, 1948 में क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, हमें देखना है कि आगे हम इकट्ठा होकर इस इंस्टीट्यूशन को कैसे मजबूत करें।
सच्चाई तो यह है, और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भाजपा का एक गेम प्लान है, और वो गेम प्लान मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। गेम प्लान ये है कि किसी भी प्रदेश में अगर कांग्रेस या किसी विपक्ष के दल की सत्ता है, किसी तरीके से कुछ लोग अपने पक्ष में ले और अपने पक्ष में लाकर फिर गवर्नर के पास चले जाओ और गवर्नर को कह दो कि सरकार अब माइनॉरिटी में है, और साथ साथ गवर्नर को कहो एक रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को भेज दें और उस आधार पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। राष्ट्रपति शासन लागू इसलिए कर दो कि इस बीच वो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं अपनी तरफ कर लो और फिर गवर्नर का साथ लेकर अपनी बहुमत स्पष्ट कर दो असेंबली में। अब आपको मालूम है और सबको मालूम है कि when you impose president's rule in the states of Arunachal Pradesh as well as Uttarakhand, you could never pass that proclamation in the House. You know very well that you may have a majority in the Lok Sabha, but you have no majority in the Rajya Sabha. So why did you impose president's rule? The purpose of president's rule is that there is an emergency, that there is a constitutional breakdown, that you will inform the members of both houses of parliament that because of this constitutional breakdown, we have to impose president's rule. But you know, in both these cases, that you could not pass that proclamation in this house. So the Prime Minister has to answer, why did they impose president's rule when you knew that you couldn't pass it in this house? And there's only one reason that comes to light, that you wanted to use the proclamation of urgency to serve your political ends. Those, sir, are the facts. Let me now tell you how the office of the governor has been misused, especially in the case of Arunachal Pradesh. And I'll give you some facts. 3 नवंबर 2015 को गवर्नर साहब ने अगला सेशन, 6th सेशन ऑफ द असेंबली 14 जनवरी को रखा। 14 जनवरी को रखा, 3 नवंबर 2015 में। इस बीच 19 नवंबर को 11 बीजेपी के लोगों ने और 2 इंडिपेंडेंट लोगों ने गवर्नर को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में यह लिखा कि स्पीकर के खिलाफ हम एक रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं, स्पीकर को रिमूव करना चाहिए और आप जल्द से जल्द असेंबली बुलाओ ताकि स्पीकर का रेजोल्यूशन सदन उस असेंबली के सामने आए ताकि उसको हम बर्खास्त करें। गवर्नर साहब लेजिस्लेटिव असेंबली को पूछते रहे कि कब आप रेजोल्यूशन लाओगे। अब गवर्नर साहब को क्या दिलचस्पी है कि रेजोल्यूशन आएगा या नहीं? सही बात। Does the governor any right to ask for that? He has no right. He is not concerned with what's happening in the house. But he kept on asking, please tell us as to when that resolution is going to come. On the 7th of December 2015, the Speaker of the House, because some people from the Congress party had hobnobbed with the BJP and not attending the functions of the Congress party, the Speaker of the House sent a notice for disqualification on the 7th of December. And 7 days notice was given to file a reply. Then it was realized by the BJP and the governor that if nothing is done, these people will be disqualified. And Tukey will continue to be chief minister. So on the 9th of December, mark you, the governor prepones the session from the 14th of January and to the 16th of December. Prepones the session. Now you know, sir, and all of us members know that neither the President of India
nor the governor of any state can decide as to when a house will meet. That power is with the government in consultation with the speaker. That is why on the 3rd of November, it was decided that the house will meet on the 14th of January. But when the governor realized that if you allow the house to be met on the 14th of January, Tukey will not be able to go, therefore he preponed it. Once he preponed it, in the meantime, the speaker disqualified the people. When he disqualified the people, now people realized, the BJP realized that they couldn't do anything about it. So what they did, they held a meeting out, please, they held a meeting, one second. Please, sir. I'm not yielding. He's not yielding. Let me explain. No, he's not yielding. He's not yielding. Listen. Sir, time देखते रहिए. This is disturbing practice. This is disturbing practice. See, point of order. Let me listen his point of order. Point of order. He has point of order. Rule 258.